पांचाल GKGS रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में पांचाल जीएस रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका और कोशिका से संबंधित समग्र ज्ञान हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका होती है मानव शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो खोज लिखते हैं अपन, खोज रॉबर्ट हुक ने। और दूसरी बात, जो मृत कोशिका थी, वो मृत कोशिका को वृद्धा जी ने देखा था। वृद्धा जी, मृत कोशिका को सर्वप्रथम वर्धा ने देखा। और जो एंडी वॉन ल्यूवेनहोक थे, उन्होंने जीवित कोशिका को तालाब के पानी की बूंद में देखा। तो एंडी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को तालाब के पानी की बूंद में देखा। अब कोशिका से संबंधित जानकारी यहाँ पर लेंगे हम। कोशिका सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। मृत कोशिका को सर्वप्रथम वृद्धा ने देखा और एंडी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को तालाब के पानी की बूंद में देखा। फिर अपन देखते हैं कोशिका किस किस प्रकार की होती है। कोशिका होती है, अब ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें कोशिका नहीं पाए जाते, तो उन जीवों को अपन अकोशिकीय जीव कहते हैं। अकोशिकीय जीव कई बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि अकोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए निम्न में से। तो अकोशिकीय जीव का उदाहरण है जैसे विषाणु या वायरस। और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। और एक होता है एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वह जीव जिसके अंदर बहुत सारे एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएगी बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव में सभी दृश्य जीव आते हैं। तो सभी दृश्य जीव और एक कोशिकीय जीव जिसके एक ही कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका के द्वारा सभी कार्यों को किया जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना और यीस्ट। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट। अब आते हैं केंद्रक के ऊपर। तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक एक कोशिका के अंदर गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म की जो खोज थी वो परकिंजे ने की थी। अब केंद्रक को आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं अपन कोशिका सिद्धांत को। कोशिका सिद्धांत में अपन पढ़ते हैं कि कोशिका किस प्रकार से बनती है, कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो कोशिका को देखते हैं कोशिका सिद्धांत।
सेल थ्योरी में जिसे कहते हैं अपन कोशिका सिद्धांत की सर्वप्रथम प्रतिपादन 1838 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर सुवान ने किया। अब कोशिका का प्रतिपादन इन्होंने कर दिया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत बता दिया। अब कोशिका सिद्धांत में कुछ ज्यादा नहीं बता पाए थे, तो कोशिका सिद्धांत का दोबारा से बताया रडोल्फ विर्चो ने। रडोल्फ विर्चो ने कोशिका के सिद्धांत में संशोधन किया और 1855 में यह बताया कि कोशिका और सभी कोशिकांग जो हैं वह अपनी पुनरावर्ती कोशिका से बनते हैं, वह कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। तो इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण पुनरावृत्ति कोशिका से होता है। और इन्होंने एक और चीज बताई कि कोशिका जो है वो कोशिका उत्पाद से बनी होती है। अब हम देखते हैं कि कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किस सजीव में पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका वाला जो जीव होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा यह एक कोशिकीय जीव होता है और सबसे छोटी कोशिका है। दूसरी बात कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसे अपन कहते हैं, या तंत्रिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो नर के अंदर शुक्राणु व मादा के अंदर अंडाणु, जिसे हम ओव्रम भी कहते हैं, और शुक्राणु को स्पर्म भी कहते हैं। ये मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है और माइक्रोप्लाज्मा होती है जो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इसको लिख लीजिए आप। और आगे की बात, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका आधे जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जितने भी जीव आते हैं वो सब आद्य होती है, मतलब पुरानी कोशिकाएं जिसे अपन कह सकते हैं। तो आद्य कोशिकाएं या पुरानी कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती है जिनके अंदर केंद्रक और जीव द्रव्य है वो सुसंगठित रूप से नहीं होता है। तो केंद्रक
व जीव द्रव्य संगठित रूप से नहीं होता है। यूकेरियोटिक कोशिका की बात करते हैं अपन, तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग जो है वो संगठित रूप से होते हैं, वह जीव द्रव्य भी संगठित रहता है। तो केंद्रक व कोशिकांग तथा जीव द्रव्य संगठित रूप से होता है। तो यहाँ पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जो केंद्रक व जीव द्रव्य संगठित रूप से नहीं होता है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक व कोशिकाओं तथा जीव द्रव्य संगठित रूप से होते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं कि कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के कुछ प्रमुख अंग जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, और कोशिका के अंदर जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर जो अंग दोनों और पाए जाते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। और अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है जिसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ भरे रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। और रसदानी जो है वो पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। फर्क यह होता है कि पादप कोशिका में रसधानी बड़ी पाई जाती है और जंतु कोशिका में बहुत छोटी रसधानी पाई जाती है। प्लाज्मेटा ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। और कई बड़े एग्जामों में पूछ लिया जाता है। कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से बताइए कि पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो एक कोशिकांग है वो ओनली पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। राइबोसोम्स अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। और क्रिस्टीवलन क्षेत्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो ये क्रिस्टीवलन क्षेत्र जो है वृद्धि कर लेते हैं। तो इसको उतार लीजिए और आगे हम देखते हैं। अब हम आते हैं कोशिका भित्ति पर। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है, जो कि हमने चित्र द्वारा समझ लिया गया था कि कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। ठीक है। और हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति का जो प्रमुख कार्य होता है वो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो कोशिका, इसका प्रमुख कार्य देखते हैं अपन। कार्य कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य होता है। केवल और केवल पादपों में ही पाई जाती है। और हम देखते हैं कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड होती है। ध्यान देने योग्य बात है, कई बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड की होती है। तथा जो कवक होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जिन्हें अपन कहते हैं, कवक जो होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन मजबूत पदार्थ होता है जिससे इनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो आगे हम देखते हैं कि प्लास्टिड या लवक किसे कहते हैं। प्लास्टिड या लवक,
प्लास्टिड और लवक, लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल पादपों में ही पाया जाता है और जंतु कोशिका में इसका अभाव रहता है। तो हम देखते हैं लवक या प्लास्टिड। अब लवक क्या होता है? लवक पादपों में पाए जाते हैं और लवक प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनके कार्य के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। वर्णी लवक, वर्णी लवक का प्रमुख जो कार्य होता है वह पादपों को रंग प्रदान करना होता है। जैसे लाल मिर्च का जो रंग होता है वह वर्णी लवक की वजह से होता है। तो प्रमुख कार्य पादपों को रंग प्रदत्त करना। अवर्णी लवक की बात करते हैं। अवर्णी लवक का प्रमुख कार्य जो है पादपों को रंग प्रदान करना ओनली वर्णी लवक का होता है। अवर्णी लवक नाम से ही पता चल रहा है वर्ण नहीं पाए जाते हैं, वर्णक नहीं पाए जाते हैं। और वर्णक नहीं पाए जाएंगे तो इनका प्रमुख कार्य क्या होगा? तो इनका प्रमुख कार्य भोजन का संचय करना होगा, भोजन का संचय करना। और हरित लवक, हरित लवक का प्रमुख कार्य होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो हरित लवक का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण का कार्य करकर भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसको उतार लीजिए, तो आगे का वीडियो हम आगे बताएंगे कि वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित ज्ञान हम अभी देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बहुत से प्रश्न आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेबर असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, वो सी बेंदा ने दिया था। सी बेंदा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। और इन माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो अल्टमैन व केलिकर द्वारा की गई। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है आरपीएससी एग्जाम्स में और कांस्टेबल के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्तिग्रह जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, अब पावर हाउस ऑफ अ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं तथा इसके अंदर क्रिस्टलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और क्रिस्टलीय क्षेत्र क्या होते हैं? अंगुली के समान के आकार की संरचनाएं पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब क्रिस्टलीय क्षेत्र को ऑक्सीजन मिलती है तो ये वृद्धि कर लेते हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलीय क्षेत्र कब वृद्धि करते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वृद्धि करते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिस्टलीय क्षेत्र वृद्धि करते हैं। और एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिग्रह कहते हैं। और शक्तिग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का उत्पादन होता है। और एटीपी का उत्पादन होता है तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एटीपी के उत्पादक। और
लैब असिस्टेंट 2011 के एग्जाम में पूछा गया था कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है आपको कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है और खोज अल्टमैन व केलिकर के द्वारा की गई। सी वेंदा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। इनका और एक और नाम होता है जिसे कॉन्ड्रियोम या कंड्रोसोम कहते हैं और कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसकी वजह से प्रवृत्ति करते हैं, एटीपी के उत्पादक होते हैं तथा एटीपी का पूरा नाम जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो आगे हम देखते हैं, आप इसको उतार लीजिए और आगे हम देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम आप सबको पता होगा कि प्रोटीन के संश्लेषण करता होते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण जहां पे होता है वहां पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या हो गया? प्रोटीन का संश्लेषण करना। बात करते हैं अब लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम या लैम का है। अब लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम एक आत्मघाती थैली होती है और कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम्स को कहते हैं। तो आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है। नंबर दूसरी बात कि इसकी खोज किसने करी थी? तो सी डुवे ने इसकी खोज की थी। और नंबर तीसरी बात कि ये कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करती है और कभी कभी ये कोशिकाओं का अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करती है तो पूरी कोशिका को ही भक्षित कर लेती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करती है। अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करती है और इसको आत्मघाती थैली में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सुसाइड बैग क्या होता है। सुसाइड बैग भी आत्मघाती थैली होती है और आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो आगे आप इसको उतार लीजिए और आगे हम देखते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की प्रमुख जानकारी हम अभी यहाँ पर देखेंगे। केंद्रक न्यूक्लियस, इसको कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका जो कार्य करती है वो केंद्रक के ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्रक किस प्रकार से ट्रीट करता है सभी कोशिकाओं को। तो इसे कहेंगे कोशिका का मस्तिष्क। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। अब ब्रेन ऑफ अ सेल किसे कहते हैं? तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरे रहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ भरे रहते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे आरएनए, और डीएनए। आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये केवल पादपों में ही पाया जाता है। तो पादपों का आनुवंशिक पदार्थ होता है ये, पादपों का
आनुवांशिक पदार्थ। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि आरएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, किस कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये किनका आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये पादपों का। और डीएनए जंतुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इसके अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका के अंदर ही ये डीएनए व आरएनए भरे रहते हैं। और इनकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो की शुरुआत में। तो इसको आप उतार लीजिए और इससे संबंधित अगला जो टॉपिक लेते हैं अपन, अंतर्द्रव्यी जालिका। इसको ईआर भी कहते हैं। ईआर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका मुख्यतः रूप से दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। इसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी कहते हैं और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी कहते हैं। तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में क्या होगा कि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाएंगे और राइबोसोम्स पाए जाएंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें क्या होगा, ये चिकनी होगी और चिकनी होने पर इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। तो राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे तो यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। लेकिन चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा वसा का भी निर्माण किया जाता है। तो वसा का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। और एंडोप्लाज्म मतलब खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकना अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा ही गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा कोशिका के किस कोशिकांग का निर्माण किया जाता है। तो गोल्जी बॉडी का इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। और एक प्रमुख बात, अंतर्द्रव्यी जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। यहाँ तक कोशिका का कंकाल रूप प्रदान करने में सहायक होती है। ये कंकाल कोशिका का कंकाल, कोशिका कंकाल भी कहते हैं इसको। और आप इसको उतार लीजिए और आगे हम देखते हैं आगे हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी जिसे गोल्जी कोई भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का निर्माण चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा होता है। तो सबसे पहले गोल्जी कोई की जो खोज थी वो फेमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। तो फेमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी कोई की खोज की गई। और सर्वप्रथम बार की पादपों में गोल्जी कोई को डिप्टीसोम कहते हैं। और पादपों में गोल्जी कोई को डिप्टीसोम कहते हैं। और पादपों में इसका जो आकार है वो छोटा होता है। तो इसका आकार पादपों में छोटा होता है। दूसरी बात, इसको जंतुओं में क्या कहते हैं, जंतुओं में इसको
डिक्टीसोम, एक्टीसोम कहते हैं। डिक्टीसोम तो पादपों में कहते हैं। तो जंतुओं में इसको एक्टीसोम कहते हैं। और पादपों की अपेक्षा जंतुओं में जो एक्टीसोम पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं। तो जंतुओं में इसका आकार पादपों की अपेक्षा बड़ा होता है। तो लिख लीजिए। और हम आगे बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम, तो राइबोसोम की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी? पैलेट ने की थी। राइबोसोम्स की खोज पैलेट ने की। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरपीएससी एग्जाम्स में और कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि राइबोसोम्स, कोशिका की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो कोशिका की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे अपन कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। दूसरी बड़ी बात, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाई जाती है। अब दोनों में पाई जाती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत 80 इस प्रकार के जो राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। तो आप इसको बता लीजिए। राइबोसोम के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है जिसको अपन प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो इसको कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं और ये बहुत महीन और बारीक होती है। तो यह बहुत महीन व बारीक होती है। तीसरी बड़ी बात, कोशिका मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? तो ये क्वेश्चन आरपीएससी 2018 में पूछा गया था कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। और इससे संबंधित अनेक द्रव्य मॉडल भी दिए गए हैं जिनको अगर अपन कोशिका के आंतरिक भाग में कोशिका को साइटोलॉजी मतलब आगे पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत इसके प्रमुख द्रव्य मॉडल भी पढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आरपीएससी एग्जाम्स और कांस्टेबल एग्जाम तथा लैब असिस्टेंट के एग्जामों में पूछा गया था। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या
46 होती है। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। क्रेब्स का चक्र, अब क्रेब्स का चक्र ये पूछ लिया जाता है कि क्रेब्स का जो चक्र है वो कहाँ पर कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेब्स का चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्रेब्स का चक्र। तीसरी बड़ी बात, समसूत्री विभाजन। आपने पढ़ा होगा समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2n वाली कोशिका जो बनती है, मतलब आरपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया कि 64 कोशिकाओं को मतलब 64 कोशिकाओं को बनने में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 64 कोशिकाओं के निर्माण में 32 समसूत्री विभाजन की। अब 32 की क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें 2n वाली कोशिकाएं आगुणिक कोशिकाओं से निर्माण होता है, किसी भी कोशिका का निर्माण। और आनुवांशिकी विज्ञान की जो मूल इकाई है वो किसे कहते हैं, तो आनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई को जीन कहते हैं। जॉनसन ने इसको सर्वप्रथम बताया था आनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत। तो आनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई जीन को कहते हैं। तो आनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई को जीन कहते हैं। और प्राणी कोशिकाओं में आरएनए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, मतलब प्रचुर मात्रा में आरएनए कौन सा पाया जाता है, तो आरएनए जो है वो प्राणी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एक बड़ी बात कि गुणसूत्रों में नर जो लिंग है उसके जो गुणसूत्र है वो किस प्रकार के होते हैं, तो मादा के तो होते हैं XX और नर के होते हैं XY। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन से एक अलग ही चैप्टर आता है। तो नर जो होता है वो XY होता है, मादा जो होती है वो XX होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही हम बताएंगे। कोशिका से संबंधित आपको सारी जानकारी दे दी और इससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, तो इसे लिख लीजिए और आगे वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।